अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते साबिका पीडीएम हुकूमत को एक बड़ा धचका दे दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट से एक दिन पहले आज नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया, जिसकी जद में मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियात आ गई हैं। इस फैसले के बाद मुल्क की आला सियासी शख्सियात के वो तमाम नैब केसेस दोबारा खुल गए हैं जो नैब तरमीम 2022 के तहत या तो वापस हो गए थे या फिर दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को 1 साल से ज़्यादा अरसे और 50 से ज़्यादा समातों के बाद नैब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया था और चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले फैसला सुना देंगे, और आज उन्होंने ऐसा ही किया। कल सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी दिन है और आज उन्होंने 2-1 की अक्सरियत से नैब तरमीम केस का फैसला सुनाकर कई बड़े सियासतदानों को मुश्किल में डाल दिया है। अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के अक्सरियती फैसले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफ किया है। वो केस की समाअत के दौरान भी मुसलसल बेंच के बाकी दोनों अरकान को टफ टाइम देते नजर आए। नैब तरमीम केस में चेयरमैन पीटीआई दरख्वास्त गुजार थे और दिलचस्प बात यह कि वो खुद भी 2 नैब केसेस का सामना कर रहे हैं जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर हैं और आज के फैसले से खुद उनकी मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 58 सफ़हात का तहरीरी फैसला भी जारी किया है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुद तहरीर किया है। फैसले में लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत है। नैब तरमीम आइन के आर्टिकल 9, 14 और 24 और आर्टिकल 25 के खिलाफ है। नैब तरमीम से अवाम मुतासर हुए। नैब तरमीम में 50 करोड़ रुपये की हद मुकर्रर करने की दफ़ा 3 कलअदम करार दी जाती है। नैब तरमीम में अवामी ओहदेदारों को इस्तिस्ना देने की दफ़ा 2 कलअदम करार दी जाती है। नैब तरमीम की दफ़ा 2 और 3 सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफराद तक बरकरार रखी जाती है। नैब ऑर्डिनेंस की दफ़ा 9A5 में करप्ट और नाजायज़ ज़राए आमदन की इस्तलाह शामिल की गई। मुंतखब अवामी ओहदेदारों के खिलाफ दायर रेफरेंसेस से मुतालिक दफ़ा 8 कलअदम करार दी जाती है। मज़कूरा तरमीम की बुनियाद पर नैब और एहतसाब अदालतों ने जितने भी ऑर्डर्स जारी किए वो सब कलअदम करार दिए जाते हैं और उनका कोई कानूनी असर नहीं है। लिहाजा वो इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस और रेफरेंसेस जो इन शिकों की बुनियाद पर खारिज हो गए थे वो इनकी पुरानी पोजीशन पर बहाल कर दिए जाते हैं और मुतल्लिका फोरम्स पर ज़ेरे समाअत तस्वुर किए जाते हैं। नैब और तमाम एहतसाब अदालतों को हुक्म दिया जाता है कि वो कानून के मुताबिक बहाल होने वाले मुकदमात को चलाएँ। नैब और तमाम दीगर फोरम्स 7 दिन के अंदर इन मामलात को मुतल्लिका फोरम्स को भिजवाएँ और ये उसी स्टेज पर तस्वुर किए जाएंगे जहाँ वो बंद होने या खारिज किए जाने से पहले थे। तहरीरी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का 2 सफ़हात का इख्तलाफी नोट भी शामिल है जिसमें उन्होंने पार्लिमानी बालादस्ती पर जोर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की हुदूद व क़यूद पर रोशनी डाली है। फिर लिखा है कि अक्सरियती फैसले से वो इत्तेफाक नहीं करते। उनके नज़दीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरमीम नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है। पार्लियामेंट पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के चुने गए नुमाइंदों का ऐवान है और ये मामला अदालत के महदूद दायरे इख्तियार का है जिसमें गैर मुंतखब जजेस होते हैं। साथ ही ये मामला उनकी तरफ से बुनियादी हुकूक की किसी वाज़ेह खिलाफ वर्जी के बगैर और शक व शुबह से बाला पार्लिमानी कानून साजी को परखने से मुताल्लिक है। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक अक्सरियती फैसले इख्तियारात की तकसीम के असूल से मुताबिकत नहीं रखता और ये एक पार्लियामेंटेरियन के गैर आइनी मकासद के असूल का शिकार हो गया है। इस बात को मद्देनज़र रखा गया कि पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत ना ख़त्म होने वाली है। अगर पार्लियामेंट नैब का कानून बना सकती है तो वो इस पूरे कानून को ख़त्म भी कर सकती है और इसमें तरमीम भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद नैब ज़राए का कहना है कि एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस दोबारा खुलेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस खुल जाएगा। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और यूसुफ रज़ा गिलानी के केसेस दोबारा खुलेंगे। शहबाज शरीफ, राजा परवेज़ अशरफ और शौकत अजीज़ के खिलाफ मुकदमात भी दोबारा खुलेंगे। सिर्फ यही नहीं, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी का तोशाखाना केस भी दोबारा खुल सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस समेत कई मुकदमात दोबारा खुल सकते हैं। नून लीग के कई सीनियर रहनुमा जद में आ सकते हैं और इस फैसले के असरात खुद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब में जारी तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड के केस में भी पड़ सकते हैं। आज के फैसले पर तनकीद करते हुए नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये मतनाज़ जजेस का फैसला है। ये एक मुतनाज़ बेंच और जजेस यह फैसला है। मैं ये बात कहता चलूँ कि मैं अपनी जमात में भी उस वक्त भी इस बात का हामी था कि नैब का ये जो कानून जिसे काला कानून, ड्रैकोनियन लॉ, बेरहमाना कानून कहा जाता है, तो मैं तो ये कहता था कि इसे अभी थोड़ी देर रहने दें। हमने तो इसको भुगत लिया है तो किसी और को भी भुगतने दें और उसके बाद फिर इसको अमेंड करेंगे। लेकिन बहरहाल उस वक्त ये सेंस प्रीवेल हुई
कि अगर एक गलत चीज़ है उसको हमने फेस किया है तो फिर हम उसको इसलिए अमेंड ना करें कि किसी और को भी फेस जो है वो करना पड़े, तो इसलिए उसको अमेंड कर दिया गया। तो अब जो है वो कानून अपनी उसी शक्ल में, काली या जालमाना शक्ल में जो है वो बहाल हो गया है। पीटीआई और इमरान खान साहब को मुबारक हो, अब वो इसको भुगतेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला मुतवक्के था, हम केसेस देख चुके हैं, अब भी तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज़ नहीं है। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सपेक्टेड था। हमने तो केसेस देखे हैं, आज भी देखने के लिए तैयार है। पुराना कानून के तहत हो, नया कानून के तहत हो, वो तो हम उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी एजाज़ सैयद से। एजाज़, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से असरात पड़ेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल पर नैब के कवानीन बहाल होने से, और कौन कौन से सियासतदान हैं जो इसकी जद में आएंगे, या फिर इससे कुछ मुख्तलिफ तवक्को की जा सकती है अगले आने वाले दिनों में? जुनैद भाई, अगले आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि इस केस को अनडू करना ये भी एक लेंथी प्रोसेस ज़रूर होगा। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून के तहत इसको लिया था उसको सुनने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि अगर जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फायजी साहब, वो ये पॉइंट उठाते हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके तहत ये जो बेंच की तश्कील थी ये गलत थी, तो उस बुनियाद के ऊपर तो ये सारा आसानी से अनडू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है ये एक लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन ये जो फैसला अभी आया है, इस फैसले की रूह से कमो बेश 6 साबिक़ वज़राए आज़म, एक साबिक़ सदर यानी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और शौकत अजीज़, इन तमाम के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो खुल जाएंगे। सूबों में अगर बात करें तो साबिक़ जो वज़राए आला हैं उनके नाम भी आते हैं। आप कराची में बैठे हुए हैं तो सिंध के मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ जो केस है वो भी दोबारा खुल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जाइए तो अमीर हैदर खान होती और परवेज़ खटक, उनके ख़िलाफ़ केसेस खुल जाएंगे। उधर अगर बलूचिस्तान में जाते हैं तो डॉक्टर मालिक के ख़िलाफ़ केस है, असलम रईसानी साहब जो साबिक़ वज़ीर आला हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस वो खुल जाएंगे। पंजाब में आते हैं तो पंजाब में हमज़ा शहबाज जो हैं उनके ख़िलाफ़ केस खुल जाएगा। अलीम खान के खिलाफ जो केस खुल जाएगा, वो कि वज़ीर आला नहीं रहे, वो साबिक़ सीनियर वज़ीर रहे हैं, उनके खिलाफ केस खुल जाएगा। उस्मान बुज़दार के खिलाफ इंक्वायरी थी वो दोबारा खुल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जुनैद एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे, हम तो ज़्यादा ये कर रहे हैं ना। देखिए 2 सियासतदान ऐसे थे, बल्कि 3 सियासतदान ऐसे थे जिन्होंने लिख कर अदालत में दिया था कि हमें जो तरमीम है, इस नैब की तरमीम है, उससे फ़ायदा नहीं उठाना। उसमें जो सबसे नुमाया नाम था, सबसे पहले जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था, पब्लिकली आके कहा था, अदालत में लिख कर दिया था, वो थे शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल। और उसके साथ साथ अगर मरीम नवाज़ का केस देखें तो उन्होंने भी अदालत में ये लिख कर दिया था कि वो इस केस को वो जो नैब तरामीम है उससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहती। और ये एक और डायलेमा आप देखिए जुनैद कि इमरान खान साहब जिन्होंने ये पिटीशन दायर की थी, इमरान खान साहब इस तरामीम के ख़िलाफ़ थे और दुरुस्त ख़िलाफ़ थे। इनमें बाज़ तरामीम वाकई ऐसी हैं जो वाकई बड़ी ज़्यादती की गई है, वो गलत हैं या मुतनाज़ा हैं। लेकिन बहरहाल अदालत का एक फ़ैसला है और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट का फ़ैसला मुकद्दम होना चाहिए, एक अलग डिबेट है। लेकिन इमरान खान साहब ने, आपको याद हो, जो नैब ने 2 मई को इनके खिलाफ जो वारंट जारी किया था और 2 मई को जो वारंट जारी हुआ था उसके ऊपर इनको 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। तो 10 मई को जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे तो इनके वकला ने इन्हीं नैब तरामीम के तहत अदालत से इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब को रिलीफ दी जाए। तो ये भी कुछ साइड तो एजाज़, इससे तो ये बात सामने आती है कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ अदालत गई उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ क्या केसेस होंगे और वो भी जेल में जाएंगे। इस वक्त अब वो पहले से ही जेल में हैं, उनके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के?
देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर जो तोशाखाना केस है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर सकता है। इमरान खान साहब के ऊपर अगर तोशाखाना केस को अगर आमदन से ज़ायद असासों का केस अलग से बना लिया जाए तो वो भी एक नई शक्ल इख्तियार कर सकता है। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो अलकादर ट्रस्ट केस है वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि अब जो ओनस है नैब की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसके ऊपर तरामीन जो हुई थी उनके तहत जिम्मेदारी थी नैब की कि वो एविडेंस कलेक्ट करे, लेकिन अब जिम्मेदारी जो बड़ी जिम्मेदारी है वो इमरान खान साहब के पास चली गई है कि वो साबित करें कि वो वाकई इनोसेंट हैं। तो मेरे ख्याल में नैब की जो तरामीम है वो ख़त्म होने से इमरान खान साहब को लॉन्गर रन में नुकसान ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो भी अब जो पुराना कानून था उसके अब विक्टिम बनने वो भी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ आज के फैसले को कैसे देख रही हैं, इसी पर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी से और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन माहिर कानून शुएब शाहीन से। तलाल साहब, चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि वो रिटायरमेंट से पहले फैसला देंगे और फैसला शॉर्ट एंड स्वीट होगा, तो क्या आपको स्वीट लगा ये फैसला उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने आखिरी दिन भी नहीं छोड़ा कि वो एक और मुतनाज़ फैसला और एक ऐसा फैसला जिससे ना सिर्फ उनके अदारे की साख्त को बल्कि उनकी साख्त को तो पहले ही बहुत सारा नुकसान हो चुका है। बाकी रही बात नून लीग की, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो ये नैब कानून जो है ये मुशर्रफ दौर में भी भुगता है और उसके बाद भी भुगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई आदमी भी हमारा इस पे कन्विक्ट नहीं हुआ। और जब भी कोई फैसले आए हैं वो बाद में उड़ के रह गए हैं या उड़ा दिए गए हैं सुपीरियर कोर्ट्स ने। और हम तो चाहते हैं कि 50,000 का भी हिसाब होना चाहिए, लेकिन क्या ये भी देख लिया जाए कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून जो हैं वो चंद मुतनाज़े जजेस बैठ के अपनी मर्जी का बेंच बनाकर वो पूरी पार्लियामेंट की तौहीन करें या पार्लियामेंट के कानून बनाए गए कानून को ना माने, तो ये सवाल का भी कोई जवाब देगा। बाकी नून लीग के हवाले से अगर ये कानून दोबारा ये खत्म होता है, पुराना कानून बहाल होता है, तो मेरा ख्याल है भुगतना अब है पीटीआई ने और भुगतना है उन लाडलों ने जिन्होंने जो सब कुछ करते रहे, सब लूट मार करते रहे, सब कुछ करते रहे, और फिर इस कानून के होते हुए उन्होंने अपनी करप्शन के वो पैसे भी इंजॉय किए और 2-2 दिन के रिमांड लिए। जब 90 दिन का उनका रिमांड होगा और उसी तरह का हिसाब होगा जैसे पहले होता रहा है तो लग पता जाएगा। हमें कोई फिक्र नहीं है। शुएब शाहीन साहब, कई तरह के तजादात हैं। मुस्लिम लीग नून से भी सवाल बनता है कि पहले तरमीम लाई गई, फिर एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से उन तरमीम में भी कुछ तब्दीली की गई और कुछ चीज़ों को रिवर्स किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से तो बहुत से तजादात हैं, चूँकि ये केस लेकर अदालत में गए, लेकिन फिर आपकी जमात के ही सरबराह ने इन तरमीम के ज़रिए से भी फ़ायदा हासिल किया अदालतों से, और अब ये फ़ैसला आने पर तहरीक इंसाफ इस बात को अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रही है। बहुत ही बड़ा तजाद है, किस तरह से इसको डिफेंड कर सकेगी तहरीक इंसाफ? देखिए जी, इसमें कोई तजाद नहीं है। जब कोई कानून बन जाता है कि ये उसका ऑप्शन नहीं होता किसी भी पटिशनर का या किसी मुल्जिम का जिसके अंदर उनको प्रोसीड किया जा रहा हो, ये ना उसका ऑप्शन होता है ना किसी कोर्ट का ऑप्शन होता है कि क्या आपने इससे फ़ायदा उठाना है या इसका नुकसान उठाना है। इमरान खान साहब ने सबसे पहले इसको पिटीशन को फाइल की और इसको चैलेंज किया पिछले ही साल जिस वक्त ये नैब लॉ तरमीम हुआ था। तो PMLN जाते जाते जो ऑर्डिनेंस जारी करके गई थी, अगर ये वाकई संजीदा थे 15 दिन को 30 दिन करना चाहते थे, इनको एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए चेंज करना चाहिए था। ये जुलाई में ऑर्डिनेंस लेकर आए, हालांकि एक्ट बिल्स और एक्ट्स तो ये आखिरी हफ्ते भी बनाते रहे, तो ये उस जुमा बाजार जो बिल का लगाया गया था उसके अंदर ये भी शामिल कर देते अगर ये वाकई संजीदगी के साथ करना चाहते थे। लेकिन मेरा ख्याल है ये इनकी ये रीज़न नहीं थी। इनकी रीज़न सिर्फ ये थी कि 15 दिन की बजाय 30 दिन का रिमांड जो है वो खान साहब के लिए तो हो, बाकी किसी के लिए ना हो। लेकिन जो 15 दिन वाला रिमांड का चेंज था उसको चैलेंज नहीं किया गया था खान साहब ने। नंबर 2, जो जमानत देने और ना देने का जो ट्रायल कोर्ट की पावर थी वो भी चैलेंज नहीं हुआ था। लेकिन जमानत पहले हाई कोर्ट दिया करती थी, अब ट्रायल कोर्ट को पावर्स हैं। वो सिर्फ जुरिस्डिक्शन एंड फोरम चेंज हुआ है, उससे किसी का फायदा ना फायदा है ना नुकसान है, बल्कि फायदा इसमें था कि हाई कोर्ट से जमानत ज्यादा वाइडर रेंज में
497 सेक्शन 497 के तहत ज्यादा डीबी यानी डिवीजन बेंच 2 जजेस बैठ के फैसला करते थे, वो ज्यादा मोतबर और बेहतर था। लेकिन जहां तक रिमांड का ताल्लुक है, वो एक रीजनेबल बात थी, वो हर पॉलिटिकल पार्टी का मुतालबा रहा है और उसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया और कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड भी नहीं किया। जहां तक ताल्लुक है अनरीजनेबल चेंजेस थी, एक पर्सन स्पेसिफिक थी, अपने मुकदमात को सामने रख के की गई थी, वो गलत थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, उसको सेटिस्फाइड किया गया। आप अगर ये देखें, आप यानी 45 करोड़ का जो केस है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का जो केस है वो नहीं कर सकते आप। यानी उसके साथ साथ आप अगर आप ये देख लें कि जिस तरह की वो चेंजेस की गई, यानी जो प्रिजम्पशन थी कि अगर किसी के 1 करोड़ रुपए की आमदनी है और वो 1 अरब 2 अरब 5 अरब उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो कोई उनसे नहीं पूछ सकता। शुएब साहब, ये तफसील तो आ चुकी है सामने आज, लेकिन सवाल ये बनता है कि दीगर सियासी जमातें, पीडीएम जमातें ये तनकीद करती हैं कि नैब के कानून को इंतकामी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जमात और आपकी जमात के सरबरा अदालत में दरख्वास्त लेकर गए, जो ज़ाहिर है उनके इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं, वो उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। लेकिन क्या अगर आप ये समझते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त जेल में है और उनके ऊपर भी अब नैब के केसेस हैं और वो सही नहीं है या उनकी गिरफ्तारी ठीक नहीं, अगर आप ये समझते हैं, तो फिर इस सारी सूरत हाल से पीडीएम जमातों के मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिलती क्या? तो आप किस बात को तस्लीम करेंगे फिर? देखें, पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इसमें कोई शक नहीं, माजी में भी हुई है और अब भी हो रही है। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नैब का इदारा हमेशा इस्तेमाल भी हुआ है। लेकिन मुझे ये बताएं कि पुलिस अगर गलत FIR काट दे, ये तो 2 मुकदमात है ना खान साहब के खिलाफ नैब के, जो 180 बाकी मुकदमात हैं, क्या PPC को हम खत्म कर देंगे? अगर कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर रहा है तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत है, उसको खत्म होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन क्या हम पूरे एहतसाब के निज़ाम को मलियामेट कर दें और उसको ख़त्म कर दें? स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम अगर नहीं होगा तो उस मुल्क में करप्शन मजीद फ़रोग पाएगी। आप करप्शन को अगर रोक नहीं सकते मुकम्मल तौर पर, कम से कम उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं, और वो तभी मुमकिन है कि जब आपका एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम होगा, जो कि नैब की सूरत में मौजूद है और था। तलाल चौधरी साहब, जिस अंदाज से उन्होंने तरामीम की, वो ऑन दी फेस ऑफ इट सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को फायदा देने, अपने मुकदमात को बरी कराने, अपने रेफरेंसेस को खत्म कराने, अपने खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस को खत्म कराने के लिए थी, जिसको मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने मुकम्मल तौर पर उसको खत्म कर दिया विद द डिफरेंस ऑफ। तलाल चौधरी साहब, शुएब शाहीन भी कह रहे हैं कि आपकी सब जमात और पीडीएम की दीगर जमातों ने अपने फ़ायदे के लिए तरमीम की थी। बाद में जब उनको अंदाज़ा हुआ कि अब दूसरे लोग इस कानून के नीचे आ सकते हैं, तो फिर मज़ीद तब्दीलियाँ करती गई थी। तो इस तरह तो उनका जो इल्ज़ाम है और इस प्रोग्राम में भी दोहरा रहे हैं, वो बात सही साबित हो जाएगी फिर? देखिए, गुजारिश ये है कि इस नैब लॉ के बारे में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और उसके लार्जर बेंच ने दिए हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से लेकर और बहुत सारी विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद कई चीज़ें उन फैसलों में रिकमेंड भी की गई थी कि ये तब्दीलियां होनी चाहिए, और टाइम के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो होनी भी चाहिए थी। यानी पाकिस्तान में आप सियासतदानों को एक साइड पे रख दें, बहुत बिजनेसमैनों की ये शिकायत है कि उन्हें बिला वजह हरासा किया जाता है, और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो इसलिए नहीं कई दफा आती कि यहाँ पर इस तरह के कवानीन है। सो सिर्फ सियासतदानों और के भी ये कोई हमने अपने फायदे के लिए किए, यानी पहले भुगता है मुशर्रफ दौर में, फिर भुगता है उसके जो शागिर्द इमरान खान के दौर में ये नैब भुगती है, तो हमें तो इस पे कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे केसेस तो ज्यादातर जो है वो मेरिट पर उसका डिसीजन हुआ है। बाकी बात, एक अहम सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? क्या 2-2 रुकनी बेंच जो है वो अब उठा के पूरी पार्लियामेंट के फैसले बाहर फेंक दिया करेगा? और ये तो कम से कम ये तो एक मजाक है कि वो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है कि आप अपनी मनमर्जी के फैसले कर दिए जाए। और क्या इन केसेस में नहीं कहा गया दूसरी पार्टियों की तरफ से कि फुल बेंच बना दें? अगर इतना ये फैसला मोतबर था और इतने ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि इस पे हर सूरत ये फैसला आना था, तो फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया? यानी ये और ऐसे बेंचेस जो कि मुतनाज़े रहे हैं
और वो खास किस्म के जज साहिबान पिछले 7 साल से साकिब निसार और उसके कुछ साथी वो लगातार एक किस्म के फैसले दे रहे हैं। सो इन फैसलों से अगर नुकसान हुआ है तो फिर एक दफा अदालत का हुआ है, और आखिरी दिन भी बंदियाल साहब ने नहीं छोड़ा अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपने आप को मुतनाज़े करने के लिए। बाकी रही पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट तो इस तरह लगती है कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। जब दिल किया उठा के उसके फैसले सस्पेंड कर दें, उसके फैसला उसका कानून अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो सस्पेंड हो गया, उसने कानून बनाया तो हमने उड़ा दिया है जी, 2 जजेस साहिबान ने उड़ा दिया है जी। मेरा ख्याल है ये भी रवायत बदलनी होगी। शुएब शाहीन साहब, जो इख्तलाफी नोट है जस्टिस मंसूर अली शाह का, उन्होंने तो लिखा है इसमें कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है, को कानून बना सकती है तो फिर उसे ख़त्म भी कर सकती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पार्लियामान को बिल्कुल अख्तियार है। पार्लियामान तो आइन में भी तब्दीली कर सकती है विद 2/3 मेजॉरिटी। पार्लियामान कानून साजी कर सकती है, कानून में तब्दीली भी कर सकती है, इसमें तो किसी को कोई इबाहम नहीं है। लेकिन कानून आइन के मुताबिक होना चाहिए, कानून अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, कानून पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, कानून में लैक ऑफ बोनाफाइडी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें आएंगी तो वाहिद फोरम है सुपीरियर कोर्ट, खा वो हाई कोर्ट का सिंगल जज को भी ये अख्तियार है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे और जुडिशियल रिव्यू के नतीजे में उस लॉ को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर ले और आइन के बरअक्स अगर वो कानून बनता है तो उसको सेटिसाइड कर दे। इसमें तो कोई इबाम नहीं है। एक बात मेरे भाई ने कही है कि इसके जरिए नुकसान ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती। मुझे बताएं, पिछले 16 महीने में जितनी मईशत की तबाही हुई है, तो अब तो ये लॉ नहीं था, ये 16-18 महीने तक तो कोई कानून नहीं था, ये वाला जो पुराने वाला कानून है, और आज भी अभी 7 दिन बाद उसका इतलाक होना है प्रैक्टिकली। तो मुझे बताएं, आज तक कितनी सरमायाकारी आ गई, कितनी गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी खत्म हो गई या डबल हो गई है। तो बात ये नहीं है, कानून सरमायाकारी वहां आती है, मुल्क वहां तरक्की करते हैं जहां रूल ऑफ लॉ हुआ करता है, जहां इदारे मिसयूज नहीं होते, जहां तलाल चौधरी साहब क्या कहेंगे आप, इन 16 महीनों में फिर क्यों नहीं आई वो सरमायाकारी सारी? और दूसरा ये कि एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सियासी महाज पर भी मुश्किलात बढ़ रही हैं, चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल बयान दे रहे, नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मुस्लिम लीग नून जब मुश्किल में होती है, बुरा वक्त होता है तो पैर पकड़ते हैं, और जब बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है तो फिर गले पड़ते हैं। तो आपकी इत्तेहादियों के खिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, क्या सूरत हाल होगी आगे इंतखाबात भी आने? देखिए, बिलावल साहब ने किसी का नाम नहीं लिया और मैं तो इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये इशारा उन्होंने कोई नून लीग की तरफ किया, ये यकीनन किसी और की तरफ किया होगा, क्योंकि हमारा तो ऐसा दौर नहीं गुजरा। और दूसरी बात, मैं बिलावल साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो नॉन इश्यूज को इश्यूज ना बनाएं, वो इशू पे बात करें। इस वक्त पाकिस्तान का इशू पाकिस्तान इकोनॉमी है, पाकिस्तान की गरीब की रोटी है। क्या उनके पास उसका कोई हल है, या उसका हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है? वो नवाज शरीफ जिसने पहले भी ये सब कुछ करके दिखाया है, वो लोड शेडिंग खत्म हो, दहशतगर्दी खत्म हो, पाकिस्तान की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज, बेहतरीन तकड़ा रुपया, और गरीब को रोटी 2 रुपए की मिलती थी। तो हमारे पास तो उसका हल है, और हम आने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ उसका एक दफा और हल देंगे और इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल का हल करेंगे। अगला इलेक्शन इश्यूज पर होना चाहिए, और पाकिस्तान का इशू गरीब की रोटी और पाकिस्तान की इकोनॉमी है। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन। प्रोग्राम जारी रहेगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की, और नए आने वाले चीफ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस और दीगर चैलेंजेस की सूरत हाल क्या होगी। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की हलबर्दारी इतवार 17 सितंबर को मुतवक्की है। जस्टिस काजी फायद ईसा 26 अक्टूबर 2024 तक, यानी 1 साल से कुछ ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 17 सितंबर को 65 साल की उम्र को पहुंचने के बाद सुबकदोश हो जाएंगे, मगर आज बतौर चीफ जस्टिस उनका आखिरी वर्किंग डे था, जिसमें उन्होंने नैब तरमीम कलअदम करार देने का अहम फैसला दिया है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को ओहदा संभालते ही कई चैलेंजेस का सामना होगा, जिनमें सर फहरिस्त कुछ हाई प्रोफाइल केसेस हैं। इन्हीं में से एक केस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त का है, जिसकी समाअत पीर 18 सितंबर को मुकर्रर की गई है।
सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद यह बेंच टूट जाएगा और नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देना होगा। और ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट बनाने का भी इम्कान है। इस केस में उस वक्त की PDM की हुकूमत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। ये केस इसीलिए इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि इस पर हुक्म इम्तना के बायस जस्टिस काजी फायद ईसा अप्रैल से अब तक किसी बेंच में नहीं बैठ रहे। इसीलिए इम्कान है वो फौरी तौर पर इस केस का फैसला करेंगे। इसी केस से जुड़ा हुआ एक मसला सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील का भी है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में बहुत से तनाज़ात ने जन्म लिया और उन पर तनकीद हुई कि वो मखसूस जजेस को बिठाकर मनपसंद फैसले करते हैं। खुद जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस हवाले से खुलकर एतराज़ात किए। अब सबकी नज़रें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की तरफ होंगी कि वो बेंचेस की तश्कील किस तरह करते हैं और किस तरह तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट और आज आने वाले नैब तरमीम के खिलाफ फैसलों पर नज़रसानी की दरख्वास्तें भी आ सकती हैं, जिन पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को फैसले करना होंगे। एक और बहुत अहम मामला आइंदा आम इंतखाबात की तारीख का है और ऐन मुमकिन है कि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और इस पर भी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को ही फैसला करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तकर्रुर का मामला भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में कई दफ़ा तनाज़े का शिकार हुआ। बहुत से जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया और सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर जस्टिस काजी फायद ईसा ने बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अब भी सुप्रीम कोर्ट में एक जज की असामी खाली है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद 2 असामियाँ खाली हो जाएंगी, जिन पर फौरी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को तैनातियाँ करना होंगी। इसके अलावा भी बहुत से सियासी और आइनी मामलात हैं जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दौर में सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और इस हवाले से सबकी नज़रें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर लगी होंगी। ये और इससे जुड़े दीगर मामलात पर हम बात करेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और मतीउल्लाह जान से, जो इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आज जो फैसला आया है, पिछले कुछ महीनों से, कुछ अरसे से जो कुछ चल रहा था, जिस तरह की तनकीद हो रही है, जिस तरह के तनाज़ात ने सुप्रीम कोर्ट में जन्म लिया, जो कि काजी फायद ईसा नए चीफ जस्टिस होंगे उनकी राय है, उसी को ही तक़वियत मिली, उसी चीज़ को हम कहेंगे कि उसकी तस्दीक हुई आज के फैसले से, या फिर कोई नई चीज़ भी इससे खुलकर सामने आई है और आगे आने वाले दिनों में अब उसके असरात कैसे पड़ेंगे? देखें, जो आज का न सिर्फ नैब तरमीम का जो केस है, ये 184(3) के नीचे ही समाअत हुआ है और इस केस के अंदर जो है वो जब 26 अप्रैल को इसकी समाअत हुई थी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हवाला देते हुए ये कहा था कि इस मुकदमे की समाअत जो है वो मौखर कर दी जाए या फिर इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और फिर इस मामले को उन्होंने दोबारा उठाया और उस पर फिर जब ये सवाल की सूरत में आया तो उस पर बहस हुई और उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह का यही मौक़िफ़ था कि इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए, जबकि 2 फाजिल जज साहिबान का कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो स्टेड है, तो लिहाजा क्योंकि इसकी लंबी समातें हो चुकी हैं इस पर किया जाए। तो ना सिर्फ ये नैब तरमीम का जो केस है इसका फेट, बल्कि इसके साथ जुड़े हुए वो 13 अप्रैल के बाद से 184(3) के होने वाले फैसले जो हैं उन सब की किस्मत का फैसला जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फाइनल एडजुडिकेशन से जुड़ा हुआ है। अब इस हवाले से जो इतलात हैं और वो ये हैं कि मंडे को जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके हवाले से मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है और गालिब इम्कान ये है कि उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए। अब जब फुल कोर्ट बनता है तो फिर ये देखना होगा कि आया ये फुल कोर्ट जो है कोई फ़ैसला करने से पहले जो स्टे है वो वकेट होता है या नहीं होता है, और अगर स्टे वकेट नहीं होता या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से तो फिर जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर स्टे जो है वो वकेट होता है, वो खारिज होता है, तो फिर उस स्टे के खारिज होने के बाद से ही का मतलब जो है वो ये होगा कि 20 अप्रैल से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल हो गया। अब जब वो बैक डेट से नाफिजुल अमल हो गया तो इस दौरान में जो बेंचेस की तश्कील होनी थी और मुकदमात की फिक्सेशन का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जो बताया गया है वो अब रूबा अमल हुआ, तो फिर उन बेंचेस की तश्कील के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होगा और उनके जब बेंचों की तश्कील के हवाले से सवाल होगा तो फिर उनके फ़ैसले भी जो हैं उसके ऊपर कैसे अमल दरामद होगा नहीं होगा। तो इस हवाले से फिर जो है ये सारे मामला जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत का इख्तियार या रुख जो है वो इख्तियार कर जाएंगे। तो जो
लगता है ऐसे ही है कि फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो हम ऐसा देखेंगे कि अगर फुल कोर्ट बनता है मंडे को, तो फिर वो फुल कोर्ट इजलास जो कि बंद कमरों के पीछे होता है, तो ये हम इसको एक इस तरह का फुल कोर्ट मतीउल्लाह साहब, जो आज का फैसला है उससे ठीक है से मुतालिक होगा ये। ठीक है मतीउल्लाह साहब, आज के फैसले से क्या इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की उसमें खामियां थी, उसकी निशानदही करना चाहते थे चीफ जस्टिस और उसी की बुनियाद पे 2-1 का फैसला हुआ, या फिर कोई एक सियासी जमात जिनके सरबराह इस वक्त केसेस से मुतासर हैं, उनके मवाजने में दूसरी जमातों के केसेस की जो सूरत हाल पैदा हुई उसके हवाले से फैसला किया जाना चाहिए था, उस तासुर को तक़वियत मिलती है? क्या इस अख़ज़ किया जा सकता है आज के इस फैसले से? कह तो पहले ही चुके थे चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से पहले वो फैसला देंगे। जी हाँ, यही वो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला था जो यकीनी तौर पे दरख्वास्त गुज़ार इमरान खान के लिए बड़ा ही स्वीट था और बड़ा ही शॉर्ट था, मगर जो इमरान खान के मुखालफिन हैं उनके लिए ना तो ये शॉर्ट था और ना ही स्वीट था। और जहाँ तक आपने कहा कि इसमें कानूनी नकाइस थे या खामियां थी, तो पार्लियामेंट पूरी दुनिया में जो होती हैं, वो जो कानून बनाती है वो परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी कानून परफेक्ट नहीं होता, कभी सोसाइटी इवॉल्व कर जाती है, उसमें तब्दीली लानी पड़ती है। तो ये तो इशू था ही नहीं क्योंकि अगर किसी भी पार्लियामेंट के बनाए गए कानून में कोई भी खामियां हैं तो उसको पार्लियामेंट खुद ही दूर करती है, उसमें तरमीम करती है। और इसी वजह से नैब के कानून में यह तरमीम लाई गई थी, क्योंकि नैब का कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस जैसे कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर अपनी जजमेंट में, और दीगर जजेस भी जस्टिस मंसूर अली शाह ये लिख चुके हैं कि नैब के कानून को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इससे जो इंसान की तकरीम थी, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको भी ब्रीच किया गया, वायलेट किया गया, राइट टू लाइफ भी वायलेट हुआ। लोगों को कहीं कहीं रिमांड के नाम पे या अंडर ट्रायल मुल्ज़िम के नाम पे जेलों में रख के कई दफ़ा भुला भी दिया गया। तो कानूनी नकाइस तो किसी भी कानून में होते हैं, और यही बात आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में भी कही है कि ये पार्लियामेंट जो कि 24 करोड़ आवाम की मुंतखब नुमाइंदा पार्लियामेंट है, ये उसका अख्तियार है कि वो किसी कानून को अगर चाहे तो ख़त्म भी कर सकती है, जैसा कि नैब ने कहा है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या किसी पार्टी को इसका फ़ायदा हुआ है, तो यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इमरान खान को, दरख्वास्त गुजार को पहुँचाया है। और ये उनका शायद आखिरी गुड टू सी यू था इमरान खान के लिए, जो इमरान खान जेल में बैठे हैं। और इस फैसले की मदद से इमरान खान के सियासी मुखालफिन को एक दफ़ा फिर फंसाने की कोशिश की गई है। उनके जो मुकदमात जो पार्लियामेंट ने कानून के ज़रिए कुछ को ख़त्म किया था और कुछ की कार्रवाई महदूद कर दी थी, उन मुकदमात को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बहाल किया है। और ये बहुत बड़ा सियासी फ़ैसला है मैं समझता हूँ। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये जो सियासी फ़ैसला है, इसको अब पीर के दिन जब नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे, तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जैसे कि कयूम सदीकी ने बताया है, वो सबसे बड़ी रुकावट होगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हल्फ उठाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जो स्टेटस है उसकी वजाहत नहीं होती, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पहले भी तहरीरी तौर पे ये कह चुके हैं, करार दे चुके हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बगैर वो केस नहीं सुनेंगे, और वो कई माह से केस इसी वजह से। मतीउल्लाह साहब, इसमें तो ये बात बहुत ज़्यादा अहम है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुताबिक तो जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता, जो बेंच बनाए जा रहे हैं उनकी भी हैसियत पर सवाल उठता है। तो जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो फिर अब तक जो बेंच बने हैं, और अब ये बेंच भी जिसने आज फैसला दिया था, इनके फैसलों का इनकी हैसियत क्या होगी? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना अहम नए चीफ जस्टिस का हल्फ उठाना है, उतना ही अहम जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के स्टेटस को क्लियर करना होगा हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद। और उसके दो तरीके, एक तो यह कि खुली अदालत में फुल कोर्ट की समाअत की जाए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, और दूसरा यह कि इंतज़ामी साइड पे तमाम जजेस मिल के बैठ जाएँ और अपने कवायद में रज़ाकाराना तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो कहें कि गो के कानून अगर मुअत्तल भी है तो हमें सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं रोकता कि वो फुल कोर्ट बैठ के कवायद की सतह पर कम से कम 184(3) की हद तक जो है वो तमाम काम करे, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सजेस्ट किया गया है, जिसके अंदर 3 रुकनी जजों की कमेटी है, जिसके अंदर रिव्यू को अपील की तरह
दोबारा सुना जाना है, तो ये कवायद को तब्दील करने का अख्तियार इस वक्त मतवाजी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के पास भी मौजूद है और पार्लियामेंट के पास भी मौजूद है। अगर पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो मुअत्तल किया जाने पर इसरार है कुछ जजों को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंतजामी साइड पर कवायद में तरमीम करके मामला को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है करीब साहब, बहुत से चैलेंजेस हैं और ये जो बात कही जाती रही कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम का शिकार है, फुल कोर्ट बन नहीं सकी बहुत से मुतालबों के बाद, बहुत सी दरखास्तों के बावजूद, फिर ये मौक़िफ़ है काजी फाइज़ ईसा का कि सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनाती की जानी चाहिए और उस पर तरक्की दी जानी चाहिए। इसके अलावा ये मामला के बेंचेस कैसे बनेंगे, जिस तरह हमने अभी बताया भी कि ये तनकीद की जाती रही कि मनपसंद फैसले दिए जाने के लिए बेंच बनाए जाते थे, क्या ये सब बदलने जा रहा है पीर के रोज़ से आगे जो कुछ होगा, और किस हद तक जा सकते हैं नए चीफ जस्टिस? क्योंकि माजी में तो ऐसा भी हुआ है, अगर ये सीनियरिटी और जूनियर होने का मसला है तो फिर माजी में तो कई फैसलों को रिवर्स भी किया गया, कई जजेस वापस भी गए। देखिए, इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं, उससे पहले मैं ज़रा मतीउल्लाह जान से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि ये कह रहे हैं कि ये फुल कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर कोई इंतज़ामी जो है वो चीज़ करके और उसके बाद जो है वो किया जा सकता है, इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से बेंचेस की तश्कील के हवाले से। तो फिर अगर ये ऐसा किया जा सकता है तो फिर इसका मतलब तो ये होगा कि वो जो जस्टिस काजी फाइज़ का 1843 के हवाले से फ़ैसला था और रजिस्ट्रार के एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उसको कलअदम करार दिया गया था, तो इसका मतलब वो दुरुस्त होगा। तो मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर उस सूरत में कुछ नहीं हो सकता जब तक कि जुडिशल ऑर्डर एक जगह मौजूद है। तो जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी के अंदर जब तक वो जुडिशल ऑर्डर बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर रूल्स का कोई मुझे लॉजिक जो है वो समझ नहीं आती है। इसको जुडिशल साइड के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। देखिए, बाकी साइड पे अख्तियार बरकरार रहेगा। सॉरी टू कट यू क्यूम, लेकिन इंतज़ामी ये जो मुअत्तल किया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उस कानून का इतलाक पार्लियामेंट के अख्तियारात के हवाले से है, लेकिन उसके मुअत्तल करने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट है वो इंतज़ामी साइड पे अपने कवायद में कोई तब्दीली नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का वो अख्तियार मतवाजी तौर पे बरकरार रहेगा, चाहे वो हू बहू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले कवायद को अपना ले या फिर उसमें कुछ तब्दीली करके अपना काम चलाने के लिए थोड़ी बहुत तब्दीलियां करके मामला को आगे ले जाए। ठीक है, जो सीनियरिटी की बुनियाद पर मौक़िफ़ है जस्टिस काजी फाइज़ का, उस पर क्या हो सकता है आगे? देखें, ये मेरा ख्याल है कि ये जुडिशल साइड के ऊपर ही इसको एडजुडिकेट होगा। और फिर जहाँ तक दूसरी बात है कि जो ये बंदयाल साहब के दौर के अंदर जो हम ख्याल जजिस की जो है वो लगी रही है, एक पख लगी है उनके साथ और उनके मनपसंद अफराद की तकर्री के हवाले से, तो उसमें जो है जहाँ तक इवन 1980 के जो रूल्स हैं उसमें भी मेरा ख्याल है कि हमें ये नज़र आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के हवाले से सीनियर जजेस के पर मुश्तमिल जो है वो बेंच आइंदा हमें मुकदमात सुनते हुए नज़र आएंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी इश्यूज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो जो प्रिंसिपल है जजिस की एलिवेशन के हवाले से कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर, तो उस पर जो है वो जाहिर है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने रूल्स जो हैं वो कब अमेंड होंगे कब नहीं होंगे, और उसके ऊपर भी जाहिर है कि बात होगी, क्योंकि जो अब जुडिशल कमीशन की जो साख्त है उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो ये कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन को जो है वो चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियार है उसमें हमें देखना चाहिए कि सीनियर मोस्ट जज जो दो हैं उनमें से हम उसको चुनें, और ये सीनियरिटी के प्रिंसिपल को जो है वो एडहेयर किया हमें नजर आएगा, क्योंकि इस हवाले से मेजॉरिटी जो है जुडिशल कमीशन के अंदर पाई जाती है जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से होगा। मेरे ख्याल में कहीं अगर इफ़ आई मे ऐड, सीनियरिटी के असूल से ये मुराद नहीं है कि किसी जज की क्या उम्र है और उसकी कितनी नौकरी होगी है, सीनियरिटी कारकर्दगी के हवाले से भी तरतीब दी जा सकती है। जाहिर एक क्राइटेरिया जो है जब तक उसको तश्कील नहीं दिया जाता। क़य्यूम सिद्दीकी, मतीउल्लाह जान, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल में अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने के मामले पर जेल सुपरिटेंडेंट ने खुसूसी अदालत में आज जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें जेल हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने से इनकार कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट ने अपने जवाब में कहा है कि जेल कानून इजाज़त नहीं देते, इसलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवाई जा सकती। कानून के मुताबिक सीक्रेट एक्ट के मुलजमान को टेलीफोन की सहूलत नहीं है, लिहाजा टेलीफोन से मुताल्लिक़ अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई।
सुपरिटेंडेंट अटक जेल ने पंजाब प्रिजन फाउंडेशन का खत भी अदालत में जमा करवाया, जिसमें कहा गया है कि प्रिजनर्स कवानीन 1978 के मुताबिक कैदियों को बैरून मुल्क टेलीफोन पर बात की इजाज़त नहीं है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल सुपरिटेंडेंट के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए हैं। 31 अगस्त को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने वकला के जरिए साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो अपने बेटों से बात करना चाहते हैं, जिसके बाद अदालत ने चेयरमैन PTI को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त दे दी थी और सुपरिटेंडेंट जेल को इंतजाम करने की हिदायत की थी, जिस पर आज जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि जेल के कवानीन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुलजिम के हवाले से इस तरह की इजाज़त नहीं देते। चेयरमैन PTI 5 अगस्त से अटक जेल में कैद हैं। पहले वो तोशाखाना केस में सज़ा काट रहे थे, मगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी थी, लेकिन उनकी रिहाई से पहले पता चला कि FIA उन्हें साइफर केस में भी गिरफ्तार कर चुकी है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ सकते। कल साइफर केस में खुसूसी अदालत ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी थी। चेयरमैन PTI साइफर केस में 26 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए।